नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जिले। सीधा रुख करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने करनाल को 134 करोड़ की 12 परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही आपको ये जानकारी देते कि सीएम मनोहर लाल ने परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा सीएम ने नव निर्मित चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल को 134 करोड़ की सौगात देते हुए 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में घरौंडा फोरलक रोड का उद्घाटन, सरकारी कॉलेज में बने हॉल का उद्घाटन और नवनिर्मित ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान का उद्घाटन शामिल है। ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री खुद ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का जायजा लेते हुए नजर आए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस केंद्र के स्थापित होने से करनाल और आसपास के जिले के नागरिकों को बहुत लाभ होगा। इस प्रशिक्षण केंद्र में रोजाना 300 से 350 युवाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और ड्राइविंग के अच्छे प्रशिक्षण से हमें अच्छे चालक मिलेंगे और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। करनाल को मनोहर सौगात, 134 करोड़ की सौगात। करनाल को 134 करोड़ की सौगात। नवनिर्मित घरौंडा फोरलक रोड का उद्घाटन, सरकारी कॉलेज में बने हॉल का उद्घाटन, बस्तली गांव में महर्षि वेद व्यास तीर्थ का जीर्णोद्धार, WJC कैनाल प्रोजेक्ट का उद्घाटन, नवनिर्मित ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान का उद्घाटन। अच्छी बात यह है कि आज ये WJC और ये जो नरवाना लिंक नहर है, इसके बीच का जो स्थान आपको पता ही है कि बहुत उबड़ खाबड़ था और बहुत यहाँ झाड़ियाँ सी बनी हुई थी और हमेशा कोई ना कोई खतरे भी बने रहते थे कि यहाँ पर किसी प्रकार के जानवर ना आ जाएं या कोई किसी प्रकार की कोई गलत हरकत करने वाले कोई लोग यहाँ घूमना जाएं। तो इसको साफ करके और अब ये आसपास के जो 4 वार्ड हैं, इनके जो लोग हैं, कम से कम 4 वार्डों की कुछ भी नहीं होगी तो 1 लाख आबादी जरूर होगी, नहीं तो 80,000 होगी। इतने लोगों के आने जाने के लिए यहाँ सायंकाल सुबह 2 नहरों के बीच में एक रमणीक स्थान बनेगा, उनको एक लाभ होगा और बच्चे महिलाएं सभी आ जाके घूमना फिरना कर सकते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुटकुलों के माध्यम से बताया कि ड्राइविंग करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ड्राइवर को ड्राइविंग करते वक्त अपने हाथ पैर, आंख, कान और दिमाग को पूरी तरह से जागृत रखते हुए सजग रहकर ड्राइविंग करनी पड़ती है। ऐसे में ड्राइवर के द्वारा दुर्घटना हो जाना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ काफी ऊंचा है। ऐसे में हरियाणा सरकार दूसरे 8 जिलों में भी इस तरह के ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान बनाने जा रही है। तो उन्होंने ड्राइविंग ट्रेनिंग का इस प्रकार का एक बड़ा विस्तार स्कूलों का मिला करके सेंटर बनाया है और इस प्रकार के सेंटर हमारे पहले भी 12 सेंटर होने के बाद देश के हर ड्राइवर को आपको चाहेगा तो उसको यहाँ की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उसके बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आसान है। तकनीक के सहारे सड़क दुर्घटना को कम करने का सरकार का प्रयास सराहनीय है। इन प्रशिक्षण केंद्रों से ट्रेनिंग लेकर प्रदेश के अच्छे चालक मिलेंगे, जिससे हरियाणा में दुर्घटनाओं में कमी आएगी। करनाल से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं रेवाड़ी NH48 पर धारूहेड़ा बेरोजाना लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो यहाँ 20 किलोमीटर तक का लंबा जाम भी लगा रहता है। की दादरी में आज झज्जर से विधायिका गीता बुक्कल पहुंची, उनको यहां का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस से कार्यकर्ताओं की उन्होंने मीटिंग ली। मीटिंग में उन्होंने बताया कि आज कार्यकर्ताओं को समझाया जाएगा कि गांव में जाकर वो लोगों को संगठित करें, कांग्रेस का संगठन बढ़ाएं। और गीता बुक्कल विधायिका ने बताया कि हम वहीं अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया और प्रदेश भर से आए लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान विज अधिकारियों पर सख्त दिखाई दिए। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों को आश्वासन दिया कि जब तक अनिल विज हैं तब तक उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस दौरान अनिल विज ने एक SHO को भी सस्पेंड करने के आदेश दिए, जिसने फौजी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की थी। हाँ, फौजी की जो शिकायत आई है उसके ऊपर
मैंने कार्रवाई करने के लिए कहा है। फौजी सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, इनकी बदौलत हम घरों में आराम से सोते हैं और इनके साथ यहाँ आके ज्यादतियाँ हों तो ये तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रथम प्रायोरिटी है मेरी कि इनको, इनके परिवारों को सुरक्षा मिले, उनको इंसाफ मिले, तो उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा। वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा द्वारा श्रीनगर लाल चौक से झंडा फहराकर यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा से देश के लोग जुड़े हैं। वहीं सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा को बधाई दी। देखिए, बढ़िया बात है, अगर श्रीनगर से करते हैं तो उसका और तिरंगे की बहुत ज़्यादा महत्व बन जाता है। अगर उन्होंने श्रीनगर से इंडिया द ग्रेट इंडिया रन करके करा है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। लोगों में एक अच्छा मैसेज आता है, लोगों को दिखता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक झंडा एक ही है, एक ही झंडा फहराया जाएगा। ये एक अच्छा मैसेज आएगा लोगों को और मैं समझता हूँ देश को जोड़ने को या देश को एक रूपता देखने के लिए अगर हम कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी देखते हैं तो बहुत एक अहम मुद्दा बनता है। देखिए, अभी राज्यसभा सांसद बने, उनकी पहली पारी है, एक अच्छा मुद्दा उठा के चले हैं। मेरी शुभकामनाएं है कि वो जिस काम में लगे हैं उस अभियान पर, उनका चैनल बहुत अच्छा चलता है। मैं बधाई देता हूं कि उनका अच्छा एक अभियान है, उसको मेरी। चरखी दादरी में रविवार को नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए ग्रामीण गांव-गांव में जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। ये कार्यक्रम चरखी दादरी पुराना बस स्टैंड मंगल मार्केट में होगा। मंगल मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि वो राज्यसभा सांसद का स्वागत जोरदार से करेंगे। लोगों का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी का भी चरखी दादरी से पुराना नाता रहा है। अब उनके सुपुत्र कार्तिक शर्मा राज्यसभा सांसद बनकर पहली बार दादरी आ रहे हैं, इसलिए उनके स्वागत के लिए लोग उनकी भव्य तैयारियां कर रहे हैं। मंगवा रखी है, टेंट सारा लग रहा है। कल का यहाँ 11 बजे का कार्तिक शर्मा राज्यसभा सांसद पहुँच रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़ोरदार स्वागत किया जाएगा। गांव से और शहर से बहुत ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ आदमी पहुँचेंगे और हम लोगों का बहुत मान और सम्मान के साथ कार्तिक शर्मा जी का स्वागत करेंगे। किडसर सारी सुविधा जो है यहाँ पे आम नागरिक को मिलेंगी और भाई साहब का यहाँ पहुँचने। वहीं हरियाणा रोडवेज में शामिल होने वाली इलेक्ट्रिकल बसों को किलोमीटर स्कीम के तहत सड़कों पर उतारेगी। इन बसों को केंद्र की एजेंसी खरीदेगी। बस ड्राइवर और अन्य सामान कंपनी का होगा, जबकि कंडक्टर हरियाणा सरकार का होगा। पूरे मामले में हरियाणा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि डीजल की बचत होगी और प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने फैसला किया है। परिवहन विभाग की तरफ से डिपो के पास एक लेटर आया है, उसमें अधिकारियों से इलेक्ट्रिक बसों की मांग की है। इसके तहत डिपो ने 100 इलेक्ट्रिक बसों की मांग रखी है। सभी बसें 11 शहरों में चलेंगी। बसें प्रदेश के 10 शहरों में 2023 में चलाई जाएंगी। हरियाणा प्रदेश में 10 शहरों को चिन्हित किया है, 10 जिलों को, जहां इलेक्ट्रिकल बस चलेगी और पोल्यूशन फ्री होगा। और इससे जितने जो आवागमन है, जो गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, झज्जर, पंचकुला, करनाल, हिसार, इस तरह के शहरों को हम चिन्हित करने जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और 250 बस हम पूरे हरियाणा प्रदेश में चलाएंगे और जिससे प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना यमुनानगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हिसार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर के एल जौहर की तरफ से देश की स्वतंत्रता पर लिखी गई 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री कंवरलाल गुर्जर ने की है। सतीश महाना ने कहा कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आज हम आजाद हैं, उन पर प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर के
एल जौहर ने 3 पुस्तकें लिखी हैं जिनका विमोचन करने का उन्हें सौभाग्य मिला है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरलाल गुर्जर ने इस अवसर पर कहा कि डॉक्टर के एल जौहर ने जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया गया है। ऐसे लोगों का भी जिक्र किया गया है जिनके बारे में आज तक काफी लोगों को पता नहीं चला है। उन्होंने बताया कि ये पुस्तकें हरियाणा की लाइब्रेरी में हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को इनके बारे में पता चलता रहे। प्रोफेसर के.एल. जौहर जी जो हिस्ट्री के वाइस चांसलर भी रहे और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, उनके बारे में बहुत, जो महिला स्वतंत्र सेनानी उनके बारे में उन्होंने पुस्तक लिखी है। आज उसका ही इनोग्रेशन था और उसमें ही मैं आज यहाँ पर आया। मुख्य अतिथि आज उसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है माननीय सतीश जी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रोफेसर साहब इस उम्र में भी इनके लिखने का काम जो है कर रहे हैं और लोगों को जानकारी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये हमारा सौभाग्य है। ये पुस्तकें, क्योंकि मैंने कहा कि देश में आज आवश्यकता है कि उनको रिमाइंड कराने की, हम जहाँ हैं किसकी वजह से हैं, क्यों हैं, इस बात को निश्चित हम समाज को बताएंगे। विधानसभा की, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की जो लाइब्रेरी है वो देश में सबसे बड़ी है, पार्लियामेंट के बाद, पार्लियामेंट की सबसे बड़ी है, असेंबलीज में सबसे बड़ी हमारी विधानसभा की शोभा को ये पुस्तकें बढ़ाएंगी और अन्य सारे विधानसभाओं में इस पुस्तकों को उत्तर प्रदेश की तरफ से भेजा जाएगा। ये मेरे वहीं टोहाना में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ है। मंत्री के बारे में आपत्तिजनक बयान देने वाले पीडब्ल्यूडी कर्मचारी सोमदयाल का तबादला हो गया है। कर्मचारी ने सड़क ठीक करने में घटिया सामग्री लाने की शिकायत पर शख्स से बदसलूकी की थी, साथ ही मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान भी दिया था। उस पे जो कर्मचारी के द्वारा बयान दिया गया था उसकी ट्रांसफ़र कर दी गई है जी जाखड़ के अंदर, तो ताकि भविष्य में कोई ऐसी बात ना हो। क्या नाम था सर कर्मचारी को, क्या पोस्ट कर रहे? सोमदयाल था जी, तो ड्राइवर आया वैसे तो। क्या आपने उससे नहीं थी, वो पैच लगा रहे थे, पैच लगाने में बस कोई जैसे उकसावे की बात हो जाती है, आगे से किसी ने कह दिया, उसने उसके जवाब में उसने पलट के जवाब दे दिया, तो इतनी बात थी, कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं थी। जब टोरडेस का बहादुरगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मां और बेटे का शव घर से मिलने में सनसनी फैल गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ के सेवन में दोनों की मौत का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया गया है। मामला बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 का है। मृतकों की पहचान मूल रूप से रोहतक के कबूलपुर गाँव निवासी दिनेश और उसकी मां रामरती के रूप में हुई है। दिनेश अपनी बुजुर्ग मां के साथ पिछले लंबे समय से बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 में ही रहा था। घटना का पता सुबह के समय लोगों को चला, तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने भी फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। परिजनों के बयान के इस वक्त लिए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं सोनीपत में बजरंग पुनिया ने एक बार फिर अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। कॉमनवेल्थ गेम में कनाडा के मैकलीन लाचालान को 65 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। बजरंग पुनिया परिवार में खुशी का माहौल है, उनके गांव में भी जश्न का माहौल है। बजरंग पुनिया ने चीते की तरह एकदम फिर अपना जिस प्रकार से परचम लहराया है और प्रतिद्वंदी को चित किया है, जिस प्रकार से कनाडा में 9-2 की करारी शिकस्त देकर भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया है। जिस प्रकार से, जिस स्फूर्ति के साथ, जिस ताकत के साथ बजरंग पुनिया जाना जाता है, उसी खेल का एक बार फिर जोर दिखाते हुए बजरंग ने साबित कर दिया है कि हरियाणा की माटी में दमखम है और वो दमखम विदेशी जमीन पर दिखाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो है परिवार में खुशी का माहौल है और परिवार के लोग जो है एकत्रित हैं। चारों तरफ से बधाइयों के संदेश मिल रहे हैं। लोग जो है बधाइयां देने के लिए उनके घर पर पहुंच रहे हैं, बधाइयों का तांता लग रहा है। लेकिन बजरंग पुनिया का खेल जिस हिसाब से देखा गया,
वो अपने आप में अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। लेकिन जिस प्रकार से बात करें तो शेर की दहाड़ की तरह, चीते की तरह जो है वो बजरंग पुनिया दहाड़े हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके पिताजी हमसे बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बजरंग ने आपसे वादा किया था, जाने से पहले क्या कुछ कहा था? मेरा बेटा कह गया पापा को ले आऊंगा आपके लिए, देश के लिए, और कोई वो ही नहीं है टेंशन मेरे को। और मेरा बेटा बाबर शेर की ढाल चित्ता ढाल खड़ा है भैया। और ये महीना वहाँ पर आज़ादी का महीना है, और आज़ादी में दूसरे देश में तिरंगा फहरा दिया मेरे बेटे ने, अपने देश की शान रखी। कितनी सारी मेहनत पिछले दिनों यहाँ साई में भी करता रहता था, और उसके बाद यूएसए में प्रैक्टिस की। कितनी प्रैक्टिस आपसे बातचीत होती रही है? 4 घंटे सुबह 4 शाम को इतनी कड़ी मेहनत करता है। यहाँ साई में करा 1 महीना से, यूएसए में जा रहा था, वहाँ भी कड़ी मेहनत करने लगे। बिल्कुल, देखिए हाँ, बातचीत उनके पिताजी से दोबारा फिर जुड़ेंगे। उससे पहले उनकी माता जी से बात कर लेते हैं। माता जी, आज बजरंग की आपकी बात हुई, जाने से पहले क्या कह के गया था और कितनी ताकत हिम्मत के साथ बच्चे को हौसला दिया आपने? मेडल लाऊंगा, गोल्ड मेडल लाऊंगा, आपकी जो मेडल डालूंगा, खाली हाथ नहीं आऊंगा। बहुत ताकत दी है बेटे को, बहुत दी है। और आज़ादी का महीना है, बढ़िया माहौल सही थे, ऐसा खेलता रहे, ऐसा मेडल लाता रहेगा सबका बेटा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ उनके परिवार से जुड़े अन्य लोग भी हैं। आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, किस प्रकार का खेल आपने रात ने देखा? थोड़ा कर दिया मेरे बेटे ने, सिर की तरह दाढ़ कपड़े एकदम मौका ही दिया अगले दिन। मैं तनु को मेरा बेटा इतना सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम बजरंग तेरा नाम रहेगा। लिहाजा जिस प्रकार बजरंग ने अपना परचम लहराया, दुनिया में तिरंगा लहराया, क्या कहेंगे, किस प्रकार का खेल रहा और कितनी हिम्मत ताकत के साथ लगातार बजरंग आगे बढ़ रहा है? बेटा चीते की तरह लड़ता है, ऐसे ही लड़ता रहेगा, और देश के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और आगे भी ऐसे ही करता रहेगा। बहुत अच्छा खेलता है बेटा, हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, बजरंग ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था अपने पिताजी से, सीधे तौर पर ये कह दिया था कि इस बार जो है किसी भी सूरत में जो है गोल्ड मेडल से नहीं चूकेगा। और लिहाजा जिस प्रकार से पहले खेल से लेकर अंतिम शिकस्त तक जो है बजरंग पूनिया ने वही चमत्कार कर दिखाया, और उसी चमत्कार के बलबूते भारत की झोली में गोल्ड मेडल आया है। और लिहाजा कुश्ती के खेल में जिस प्रकार से बजरंग जाना जाता है, उसी खेल का एक बार फिर परचम लहराया है। जिस प्रकार से ओलंपिक में भी इंजरी होने के बाद भी उसने देश की झोली में मेडल डाला था। हालात इतने बदतर थे कि लड़ने के लिए उसके कोच ने मना कर दिया था। डॉक्टर ने सलाह दी थी कि आप अगर कुश्ती लड़ेंगे तो आपके साथ एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन बजरंग ने एक ही बात कही थी कि विदेशी जमीन पर आए हैं तो केवल तिरंगे के लिए आए हैं, और गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल उसे मिले तो लेकर जाएंगे। लिहाजा ओलंपिक का प्रदर्शन सबके सामने रहा, लेकिन अब जिस प्रकार का प्रदर्शन सबके सामने है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। 9-2 की करारी शिकस्त कनाडा के पहलवान को दी, और ऐसे मौका तक भी नहीं दिया। और इससे पहले भी उनका मैच जो है देखने लायक था। हर कोई तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक की बात कह रहा था, वाह बजरंग कमाल कर दिया। हरियाणा की माटी में सोना की तरह चमकने वाला बजरंग एक हिसाब से ये कहें तो हीरा है, और हीरा कभी भी फीका नहीं पड़ता। ये बात बजरंग ने साबित कर दी। और भी कुछ बातचीत उनके पिताजी से करना चाहेंगे। पिताजी के पास लगातार बधाइयों के संदेश मिल रहे हैं, कौन मिल रहे हैं लगातार, आपसे क्या वादा करना है? क्योंकि आपने तो पहले ही कॉन्फिडेंट ये कह दिया था विश्वास के साथ कि बजरंग गोल्ड ही लेकर आएगा। मेरे बेटे में मेरा भरोसा है भाई साहब, और मेरे से वादा करी गया था पापा मैं गोल्ड ले आऊंगा 100%, और वो एक ही थी, वो निभा दिया मेरे बेटे ने। और देश के लिए अपना इंडिया का झंडा फहराया है विदेशी धरती पर। और ये 2024 में बोला पापा मैं गोल्ड ले आऊंगा ओलंपिक में। उससे पहले वर्ल्ड चैंपियन है, उसमें वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। 3 मेडल ले आ रहे वर्ल्ड चैंपियन। अब की बार 4थी बार पापा मैं चैंपियन बनूंगा वर्ल्ड का। और जी देश के लिए लड़ता है, मैं नहीं कहता, मेरे लिए देश की जोड़ी में लड़ता है, और मेरा बेटा कड़ी मेहनत करता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।